देश में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 1307 सरप्लस चिकित्सा कर्मियों के हुए तबादले, 226 डॉक्टर्स के भी किए गए ट्रांसफर। लंपी वायरस संक्रमण का प्रकोप जारी, प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा पशु लंपी से संक्रमित, वहीं अब तक 40,533 पशुओं की लंपी से हुई मौत। क्रिकेट फैंस के लिए सुपर संडे, एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान फिर होंगे आमने सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले खबर भरतपुर से, जहां रुदावल थाना क्षेत्र में चहल गांव के पास कल खेत में महिला का शव मिला था। अब इस मामले में महिला के पति ने रुदावल थाने में किडनैप कर गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज करवाया है। महिला के पति का आरोप है कि सुरेंद्र नाम के युवक ने महिला को फोन कर बुलाया और उसका अपहरण कर लिया, फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और महिला का मर्डर भी कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट में गैंगरेप के तथ्यों की पुष्टि नहीं हो रही है। हत्या के प्रकरण मामले में अब गहनता से जांच की जा रही है। खेत में महिला का शव मिला था। भरतपुर से खबर है, किडनैपिंग, गैंगरेप और हत्या का मामला परिजनों ने दर्ज करवा दिया है, लेकिन अब तक महिला से गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। दिनांक 3/9/22 को श्री भवानी शंकर के द्वारा उसकी पत्नी गुड्डी को टेलीफोन करके बुलाना और बुला के अपहरण करना, सुरेंद्र प्रजापति तथा उसके साथियों द्वारा उसके साथ गैंगरेप करना और गला घोट के उसकी हत्या कर देने के संबंध में एक FIR दर्ज कराई थी, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। चलिए, भरतपुर से दीपक पुरी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, मामला अब दर्ज हो गया है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, बिल्कुल सुमित, इस पूरे मामले में मामला जो है वो महिला के पति ने दर्ज कराया है। रुदावल थाने में मामला दर्ज हुआ है और पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की जो थी मेडिकल टीम से कराई गई थी, उसमें इस तरह के गैंगरेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने कहा कि जो नामदर्ज मामला दर्ज कराया गया है उसके जो आरोपी है उसका अभी ठिकाना जो है वो पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि लंबे समय से वो खेतों पर रह रहा था और वो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है गिरफ्तारी के लिए। और पुलिस का कहना है कि अलग अलग पहलुओं से पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। हालांकि हत्या के मामले को देखते हुए पुलिस जांच कर रही है, लेकिन गैंगरेप की जो तथ्यों की जो पुष्टि है वो पुलिस ने अभी तक नहीं की है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल पोस्टमार्टम जो हुआ था उसमें इस तरह की कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे गैंगरेप की पुष्टि हो रही हो। महिला का जो पति है उसने आरोप लगाया है कि सुरेंद्र नाम के युवक ने अपहरण किया और उसके बाद गैंगरेप किया और उसकी हत्या करके जो है सबको खेत में फेंक दिया। और पूरे मामले की जो CO है बयान अजय शर्मा, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से जुड़े। मामला दर्ज हो गया है, पुलिस जांच कर रही है। बगरू से खबर है, बगरू में बांध में युवकों के डूबने के मामले में अपडेट है। शव मिलने के बाद शव को लेकर अब ग्रामीण धरने पर बैठ गए। नाराज ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मौके पर मौजूद अधिकारी अब इनसे समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर, बगरू में बांध में युवकों के डूबने का मामला, शव मिलने के बाद शव को लेकर ग्रामीण अब धरने पर बैठ गए हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद, समझाइश की कोशिशें जारी।
बगरू से खबर है, बांध में युवकों के डूबने का मामला। अब शव को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। शव मिलने के बाद शव को लेकर ग्रामीण बैठे धरने पर। बांध में युवकों के डूबने के मामले में अपडेट। बगरू संवाददाता से जुड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि अब इन ग्रामीणों की मांग क्या है और समझाइश की कोशिशें, बातचीत, वार्ता का दौर कहां तक पहुंचा है। सहयोगी हीरालाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? धरने पर बैठे हैं ग्रामीण अब शव लेकर। जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि नेवटा बांध में जो युवकों के डूबने का मामला, उसमें सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो रेस्क्यू टीम थी, सिविल डिफेंस की जो गोताखोरों की टीम थी, उन्होंने लगातार पिछले 15 घंटों से जो बांध में सर्च अभियान चलाया और अभियान के बाद जो एक युवक के शव को ढूंढने में उनको सफलता मिली है। युवक के शव को बाहर निकाल लिया गया है, जो स्थानीय नेवटा गांव का बताया जा रहा है। और इसके बाद जो स्थानीय ग्रामीण थे वो अब शव को लेकर धरने पे बैठ गए हैं और पोस्टमार्टम कराने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और उनकी मांग है कि जब तक उनको पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक वो शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और धरना नहीं खत्म करेंगे। इसके बाद जो मौके पे मौजूद अधिकारी थे, तहसीलदार थे, एसडीएम थे, उन्होंने जो नाराज ग्रामीण है उनसे समझाइश के प्रयास किए हैं, वार्ता की है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। फिलहाल जो अभी धरना ग्रामीणों का जारी है और जो बांध में दूसरा युवक डूबा हुआ है उसको ढूंढने के प्रयास जारी है। ठीक है, शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है बाड़मेर से। बाड़मेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। मोकलसर पटवारी को रंगे हाथों एसीबी ने ट्रैप किया। पटवारी रेखा वैष्णव ने 8,000 की रिश्वत ली थी। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि लेकर पटवारी का पति वहां से फरार हो गया। 5,500 की राशि के साथ पटवारी गिरफ्तार। कृषि भूमि नामांतरण के एवज में इसने रिश्वत की ये डिमांड की थी। 8,000 की रिश्वत थी, जिसमें से 5,500 की राशि के साथ पटवारी को गिरफ्तार किया। बाकी की राशि पटवारी का पति लेकर फरार। मोकलसर पटवारी रिश्वत लेते ट्रैप। प्रेमदान देता मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रेमदान, किस तरह की कार्रवाई की एसीबी ने? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोकलसर में एक जमीन की रजिस्ट्री के बाद में नामांतरण खोलने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। पहले 15,000 जो है वो रिश्वत के रूप में ले चुकी थी। उसके बाद में इनकी 8,000 में डील हुई। आज 8,000 रुपए जब एसीबी के जो टीम ने द्वारा वहां दिए गए तो उसके बाद में उनको भनक लगी। तो उसके पति द्वारा जो सुमन जो वैष्णव है, रेखा वैष्णव, उसके पति द्वारा उसको लेकर भागते हुए एसीबी ने उनका पीछा किया और उनसे छीना झपटी करते हुए 2,500 रुपए लेके वो भाग गया। लेकिन 5,500 रुपए के साथ में एसीबी की टीम ने जो पटवारी है रेखा वैष्णव, उसको गिरफ्तार किया है। उसको लेकर अभी सीमा थाना पहुंची है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसके साथ ही उसके घर पर भी तलाशी ली जाएगी। जी, और इससे पहले इसका इतिहास खंगालने की कोशिश की गई? इससे पहले भी कभी इस तरह की कोई शिकायत इसके खिलाफ मिली हो? देखिए, अभी तक एसीबी लेके, क्योंकि ट्रैप की कार्रवाई के बाद में लेकर उसको थाने पहुंची है। थाने पहुंचने के बाद में जो अधिकारी है वो बातचीत करेंगे मीडिया से। मीडिया में बातचीत करने के बाद में चीजें निकल कर सामने आएगी। क्या पहले का इसका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके का है, क्या पहले भी इस तरीके की शिकायतें रही है, क्योंकि संभवतः अपने पति को साथ लेके चली थी। इसका मतलब ये साफ दिखता है कि कहीं न कहीं डील की वजह से ही अपने पति को साथ में रखा था और वही पैसे लेकर के भागने की कोशिश कर रहा था। तो एसीबी ने उसको दबोचा और करीब 5,500 रुपए वो तो एसीबी ने पकड़ लिए, लेकिन 2,500 रुपए लेकर के वो भाग गया। तो उसके पीछे भी एसीबी जुटी हुई है ताकि उसकी भी गिरफ्तारी हो। जी, ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मामले में डीजीपी ने बयान दिया है। कहा है ओवरऑल क्राइम में राजस्थान का 7वां स्थान है, बालिकाओं के अपराध में राजस्थान का 12वां स्थान है। एनसीआरबी के आंकड़ों को समझने की जरूरत है, लेकिन अपराधों की तुलना नहीं हो सकती, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि एक भी अपराध होना
गलत है। हालांकि उन्होंने बताया कि जो लोग समझ रहे हैं वो गलत है। हम पहले दूसरे स्थान पर नहीं हैं, 12वें स्थान पर हैं, 7वें स्थान पर हैं, लेकिन एक भी अपराध होना गलत है, ये भी उन्होंने साथ में कहा। आगे कहा उन्होंने कि समाज को अपराध मुक्त बनाना जिम्मेदारी है। रेप के झूठे मुकदमे हटा दें तो रेप में राजस्थान का 7वां स्थान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को समझने की जरूरत है। लोगों को, जिम्मेदारों को, उसे डीजीपी साहब ने डिटेल में समझाया है। कहा बालिकाओं के अपराध में राजस्थान का 12वां स्थान है। इन आंकड़ों को समझा जाए, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि एक भी अपराध होना गलत है, अपराधों की तुलना नहीं की जा सकती है, और रेप के मामलों, झूठे मामलों को अगर हटा दिया जाए तो रेप के भी इतने मामले राजस्थान में नहीं हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मामले में डीजीपी का बयान, आंकड़ों को समझने की जरूरत है। इन्हीं आंकड़ों में जिनमें आप नंबर 1 की बात कर रहे हो, आप मेरे ख्याल भूल गए होंगे, हमारा जो ओवरऑल क्राइम में 7वां नंबर है, पहला नहीं है। आप गलत हो। आप पूरे आंकड़े देखिए, अगर आप समग्र रूप से देखेंगे तो ये 7वें नंबर पे आते हैं। और जो अभी महिला अत्याचारों की बात की जा रही है कि हम रेप में नंबर 1 है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर जो एनसीआरबी के आंकड़े जो दिखाए गए हैं, उसमें राजस्थान के जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उसमें माइनर बालिकाओं की और मेजर की दोनों का क्लब है। दूसरे स्टेट्स का जो है दोनों अलग अलग हैं। इस वजह से ये गलती हो रखी है वहाँ पर। ये क्लासिफिकेशन का अपना अपना तरीका होता है। आप उस टेबल को अगर उठा के देखेंगे, उसमें हमारे यहाँ माइनर वाला जो है, पॉक्सो वाला, वो एक दिखा रहा है, क्योंकि हमने उनको शामिल कर रखा एक जगह। दोनों को अगर मिलाते हैं तो हम 2nd नंबर पर आते हैं, और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। वहीं सतीश पूनिया ने एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपराध को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कहा कि प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। ब्यूरो के आंकड़े आने के बाद, जिसमें ये दर्शाया गया कि राजस्थान बलात्कार की घटनाओं में अव्वल है, 6337 घटनाएं हुई हैं, यानी 17 घटनाएं प्रतिदिन। और इससे बौखलाए हुए विचलित मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, विपक्ष पर तोहमत लगाई राजस्थान को बदनाम करने की, लेकिन कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए उनकी हताशा और निराशा साफ दिखती थी। उन्हीं के बयान का नतीजा था कि जब उन्होंने कहा कि 56% मामले झूठे होते हैं, लेकिन ये बात तय थी कि जब कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात कहेगा तो अपराधियों के हौसले ज़्यादा बुलंद होंगे, अपराधी ज़्यादा बेखौफ होंगे। और ये प्रमाणित सत्य है कि राजस्थान में 7,97,000 मुकदमे दर्ज होने के बाद एक लंबी फहरिस्त महिला अपराधों की है। उसमें दुष्कर्म की, उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद में यकायक एक बार फिर से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। जी हाँ, रुदावल के बयाना की घटना यही साबित करती है किस तरीके से, विभत्स तरीके से उस महिला का अपहरण किया गया होगा, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी जो हैं, उनकी लापरवाही ने राजस्थान की मातृशक्ति के सम्मान को सीधे सीधे ठेस पहुंचाई है। उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको कोई न कोई इस तरीके का उपाय और उपक्रम करना चाहिए जिससे राजस्थान की महिलाओं की, नारी की सुरक्षा और स्वाभिमान को कोई आंच न आए। प्रदेश में बिजली संकट लगातार जारी है। बिजली उत्पादन प्रभावित होने से संकट ये बढ़ता जा रहा है। उत्पादन प्रभावित होने से सैकड़ों गांव ढाणी अंधेरे में डूब गए हैं। अघोषित कटौती की मार झेल रहे हैं कई कस्बे। 2700 मेगावाट बिजली की कमी पड़ रही है इस वक्त। बारिश थमने से कृषि कनेक्शन से 35% की मांग भी बढ़ गई है। अधिक बिजली कटौती भी ग्रामीण इलाकों में हो रही है। आज 660 मेगावाट क्षमता की एक और यूनिट चालू हो सकती है। बिजली संकट लगातार जारी। 2700 मेगावाट बिजली की पड़ रही है कमी। बारिश न होने के कारण भी
देखिए इसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है ग्रामीण इलाकों में। लवली वधवा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, बिजली संकट कब तक? देखिए बिल्कुल बिजली का जो संकट है लगातार जारी है और इस बिजली के संकट को रोकने के लिए जो है फिलहाल किसी तरह का कोई उपाय जो है वो नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल 2700 मेगावाट के आसपास की किल्लत जो है पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। किसान वर्ग खासा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कृषि के लिए अभी बिजली की खासी जरूरत जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। इस समय जो है वो तापमान बढ़ चुका है, सूरज निकलना शुरू हो गया, बारिश थम गई है, तो इसके बाद में सिंचाई के लिए खासी जरूरत जो है वो पानी की है। इसके अलावा जो कस्बे और ग्रामीण जो इलाका है ढाणी है वहां पर बिजली की कटौती जो है वो अघोषित कटौती वो लगातार 3 से 4 घंटे की जा रही है और फिलहाल कोई औपचारिक इंतजाम वो नहीं है राजस्थान सरकार के पास में। राजस्थान में लगातार जो संकट है वो लगातार जारी है। जी नहीं, लेकिन फिर विपक्ष ये पूछता है, लोग भी ये पूछते हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली में महंगाई को लेकर प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं, बिजली संकट को लेकर बात कर लेते, मीटिंग ले लेते और ये जो संकट है कुछ इसका एक विकल्प तो ढूंढ लिया जाता, समाधान तो ढूंढ लिया जाता। लोग परेशान हैं, गांव के लोग अंधेरे में हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह के इंतजामों के लिए जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बिजली के संकट को सुचारू किया जाए। हालांकि जो तकनीकी खामियां आई हैं जिनके चलते जो 7 इकाइयां जो राजस्थान के अंदर लगातार बंद है उन्हें चालू करने के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो शायद पर्याप्त नहीं है, तभी अभी तक जो है बिजली संकट से निजात नहीं पाया जा सका है और बिजली का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल जो है राजस्थान की छबड़ा और सूरतगढ़ की इकाइयों के अंदर बिजली का उत्पादन खासतौर पर प्रभावित हो रहा है, जिनको सुचारू बनाने के लिए लगातार इंजीनियर, टेक्नोक्रेट और जो शटडाउन की टीम है वो लगातार लगी हुई है ताकि किसी तरह से यूनिट्स को शुरू किया जा सके। मगर उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक 1 या 2 यूनिट और शुरू हो सकती है, उसके बाद में एक आंशिक राहत जो है राजस्थान की जनता को और मिल पाएगी, लेकिन पूरी तरह से राहत कब मिलेगी इसका अभी फिलहाल जवाब देने वाला कोई भी जिम्मेदार नहीं है। जो उत्पादन निगम के अधिकारी उनका ये कहना है कि हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है, 24 घंटे काम जो है वो किया जा रहा है और कोशिश यही है उनकी कि आने वाले जो सोमवार से पहले जो यूनिट्स हैं सभी यूनिट्स को शुरू किया जा सके ताकि बिजली की किल्लत जो है वो दूर हो सके। चलिए ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। लवली वधवा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। कोशिशें की जा रही हैं, पूरी टीम काम पे लगी हुई है ताकि इस संकट से जल्द निजात मिल सके। खबर अजमेर से। अजमेर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक पूर्व पार्षद कमल बैरवा के भांजे बताए जा रहे हैं। श्रीनगर रोड भैरू मंदिर के सामने की घटना है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये भैरव मंदिर के पास की घटना है। भैरव मंदिर के पास में एक प्याऊ बनी हुई वाटर बॉक्स के सामने, वहाँ की घटना है। दोनों शख्स मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक ट्रक झूले से भरा हुआ जो जा रहा था उसकी वजह अनबैलेंस होते हुए ट्रक के नीचे चले गए थे। दोनों शख्स दोनों भाई हैं और एक बुआ का लड़का है और एक मामा का लड़का। क्या नाम है? एक का नाम अरुण है और एक का नाम नरेश रेसवाल उर्फ कालू। दोनों एक मजदूरी करता है और एक चाय की थड़ी पे काम करता है। खबर बीकानेर से। बीकानेर के लूणकरणसर में सड़क हादसा हो गया। यहां बीकानेर राजमार्ग पर खड़े ट्रक के पीछे बाइक घुस गई, बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। विश्वकर्मा मार्केट के पास से हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। और अब बात कोटा में दंपत्ति से लूट के प्रयास के मामले में अपडेट की। अपडेट आपको देते हैं। इस मामले में 4 दिन हो चुके हैं और अब भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जबकि सीसीटीवी में बदमाशों की तस्वीरें भी कैद हैं। अभी तक वारदात का पर्दाफाश नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त और लगातार हो रही ऐसी वारदातों पर अंकुश नहीं लग पाने से लोग दहशत में हैं। वारदात के 4 दिन बाद भी फिलहाल आरोपियों के बारे में कोई खास सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, लेकिन फिलहाल बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर है।
जवाहर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी मौके पर ही एयर गन और एक रजिस्टर छोड़कर भाग गया था। दरअसल तलवंडी इलाके में 1 सितंबर को दिन दहाड़े वैक्सीनेशन सर्वे के बहाने एक युवक घर में घुसा और पति पत्नी पर पिस्टल तान दी। हालांकि मकान मालिक महेश शर्मा ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश का मुकाबला किया था और पिस्टल छीन ली थी। अपराधियों में पुलिस का भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर पुलिस का भय होता तो शायद ये इतनी वारदातें नहीं होती। पहले तो चलते रास्ते या किसी सार्वजनिक प्लेस पे ही मतलब लोगों को परेशानी होती थी, पर आज तो घर बैठे घर में रहते हुए लोगों को डर का सामना करना पड़ रहा है। हमारे तलवंडी निवासी बुजुर्ग दंपत्ति के साथ घर में एयर गन के द्वारा उनको धमकाकर डराकर लूट की वारदात करने की कोशिश की गई। वो साहसी थे बुजुर्ग दंपत्ति, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। आज कोटा शहर में भय का माहौल है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार पूरे पुलिस महकमे को और वहां के स्थानीय उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिस महकमे को टाइट करें, ताकि कई तरह की चोरियां और ऐसे जो कोटा शहर में हो रहे हैं उसे बंद किया जा सके। कोटा में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला 5 दिन हो गए, लेकिन 5वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी दूर है। बाल कल्याण समिति की टीम ने अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। कल घर पहुंचकर इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, जानकारी जुटाई, बातचीत की। आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप किया था, लेकिन अभी तक बेखौफ घूम रहे आरोपियों के चलते परिजनों में अब दहशत का माहौल भी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से खबर है, 5 दिन पहले नाबालिग से गैंगरेप हुआ, लेकिन अब तक 5वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त से ये आरोपी दूर है और इनकी वजह से परिवार में भी दहशत का माहौल है। बाल कल्याण समिति परिवार के लोगों से मिली, संज्ञान लिया इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन आरोपियों के छुट्टा घूमने के कारण, खुला घूमने के कारण अब परिजनों में दहशत का माहौल। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या राग अलाप रही है पुलिस? जी, पुलिस इस मामले में हालांकि ज्यादा कुछ कहने से बच रही है, लेकिन जांच करने की बात कर रही है। लेकिन यूं कहा जा सकता है कि गैंगरेप की वारदात के अंजाम देने के इतने दिन गुजरने के बाद भी फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। वहीं परिजनों का जो आरोप है, उनका कहना है कि यहाँ दहशत का माहौल है, क्योंकि जो आरोपी है वो यहाँ से गुजरते हैं, धमकी देते हैं, और क्योंकि बालिका अकेली वहां घर में रहती है, उनकी जो माँ है और भाई है वो मानसिक रूप से बीमार है, जबकि पिता की मौत हो चुकी है। बाल कल्याण समिति की टीम भी वहां मौके पे पहुंची थी, उनके घर गई, संज्ञान लिया, तो उन्होंने भी न केवल नाराजगी जताई बल्कि पुलिस के कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े किए। हालांकि अब जो बाल कल्याण समिति है, संज्ञान लेने के बाद लगता है कि पुलिस जल्द इस मामले में कुछ कार्रवाई कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। जी नहीं, फिलहाल खाली है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, चिकना घड़ा हो चुकी है राजस्थान की पुलिस, इनके असर कुछ नहीं होता है। ओम प्रकाश, बाल कल्याण समिति कितना भी संज्ञान ले ले, कितना भी फटकार लगा ले, इन लोगों के असर पड़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन इन पुलिस वालों से क्या इतनी उम्मीद की जा सकती है? आरोपी तो आपकी गिरफ्त से दूर हैं और जाने कब आपकी गिरफ्त में आएंगे। अभी तो आप कोशिश करेंगे, नाकाबंदी करेंगे, संज्ञान लेंगे, बातचीत करेंगे, कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतनी उम्मीद की जा सकती है कि इस परिवार को सुरक्षा मिल जाए। जो परिवार कह रहा है कि हमें खतरा है, हमें धमकी दी जा रही है, इतना तो किया होगा ना इन लोगों ने, ये तो कर भी सकती है पुलिस। फिलहाल सुमित, इस मामले में पुलिस ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, और निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतने दिन गुजर जाने के बाद जब पुलिस कह रही है कि हम अनुसंधान कर रहे हैं, जल्द आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे, जबकि परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जिन आरोपियों के बारे में पुलिस सुराग लगने की बात कर रही है, गिरफ्तारी के प्रयास की बात कर रही है, वो आरोपी तो यहाँ आकर धमकी दे रहे हैं, वो ये आरोपी यहाँ से बेखौफ होकर खुले घूम रहे हैं, जबकि चंद किलोमीटर की दूरी पर थाना है। तो और यदि पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास करती तो उनके परिजनों से पूछताछ करके उनके संभावित ठिकानों पर दबिश देकर जल्द गिरफ्तार किया जा सकता था।
जबकि मासूम जो बालिका है, नाबालिग बालिका, उसके ओर से जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी उनमें नामजद 4 आरोपी हैं, जबकि अन्य हो सकते हैं, लेकिन नामजद 4 आरोपी हैं। उसमें पुलिस का काम आसान हो जाता है कि कौन आरोपी थे, और सभी इसी इलाके के आसपास के निवासी हैं, और उनके बारे में पुलिस को पहले से पुलिस वाले नहीं देख रहे हैं। कोई तो होगा जो इनकी सुनेगा, इस परिवार की सुनेगा। ऐसा कोई चाबुक नहीं बना क्या जो इनके निकम्मेपन को दूर कर सके? जी फिलहाल तो ऐसा लगता है कि पुलिस इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही, और तमाम इस तरह के जो दबाव होने के बावजूद भी फिलहाल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो है सुमित, इसमें बता दें कि जब हमने जब सवाल किया उससे पहले 3 दिन गुजर जाने के बाद तो पीड़िता का मेडिकल तक नहीं करवाया था। पीड़िता को के 164 के बयान तक दर्ज नहीं हुए थे। पीड़िता को जो आश्रय दिया जाना था चाहिए था, बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था, बालिका गृह में भिजवाना चाहिए था, उनसे फिर दावे किए जाते हैं कि हमारे यहाँ पर FIR सबसे ज्यादा होती है इसलिए अपराध ज्यादा है। अपराध इसलिए ज्यादा नहीं है कि अपराध पर काबू नहीं पा रहे हैं हम, अपराध इसलिए ज्यादा है कि FIR ज्यादा होती है यहाँ पर। 164 में बयान आप बता रहे हैं, दर्ज तक नहीं किया पुलिस ने। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। खबर जयपुर से है। जयपुर में शराब की दुकान खोलने का विरोध किया जा रहा है। सूरजपोल बाजार में शराब की दुकान खोलने पर विरोध में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए हैं। दर्जियों के रास्ते के पास शराब दुकान आवंटन करने पर विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस अब पहुंच गई है। विरोध करने के हमारे निम्न कारण हैं। एक तो क्या है, ये धार्मिक स्थल की रोड है, मेन रोड है, जहाँ से समय पर कावड़ यात्रा लेकर निकलती है, रामनवमी का दिवस निकलते हैं, और भी कई धार्मिक दिवस निकलते हैं। शाम में कम से कम नहीं तो 10 मंदिर दारू के ठेके के सामने। यहाँ पर कम से कम आसपास 5 स्कूल है, बालिका स्कूल के शामिल है। और सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे यहाँ की एक गरीब बस्ती है, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग ज्यादा रहते हैं यहाँ। अगर वो दारू का ठेका चालू रहा तो निश्चित है कि वो लोग इधर आएंगे और उनके घर में चूल्हे भी नहीं जलेंगे। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है, इस ठेके को निरस्त किया जाए और यहाँ की जनता को राहत दी जाए। चलिए, विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग, कारण क्या है? स्कूल के आसपास शराब की दुकान खुल गई तो क्या फर्क पड़ता है? ये बता रहे हैं मंदिर है, स्कूल है, क्या फर्क पड़ता है? खुलने दें। देखिए, फर्क ये पड़ता है, इनका कहना है कि इस जहाँ पे दुकान खोली गई दर्जियों का रास्ता जो कि सूरजपोल बाजार में, और इनका कहना है कि 40 वर्ष में पहली बार ऐसा मौका है जबकि शराब की दुकान को एक बस्ती में खोला गया हो, वो भी जहाँ पे गणेश मंदिर वहाँ पास, एक माताजी का मंदिर, करीब 3 से 4 मंदिर यहाँ पर पड़ते हैं। इसके अलावा आसपास स्कूल भी, यानी जो नियम होता है आपका विभाग के, इन आरोप है कि उन नियमों को ताक में रख करके इन दुकानों को यहाँ पर खोला गया है और इसी का विरोध है। और पिछले 3-4 दिन से विरोध चल रहा था, लेकिन जब ये दुकान का एकदम आ गया कि खुलेगी तो देखा गया होगा ना किस जगह पर हम आवंटित कर रहे हैं दुकान, वो इलाका कैसा है, क्या कुछ है, या फिर जेब भरने से मतलब है हर विभाग को? चल क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल आबकारी विभाग से अभी तक उनका कोई बयान जो है इस मामले में सामने नहीं आया, लेकिन लोगों का आरोप यही कि आबकारी विभाग ने नियमों को ताक में रख करके, नियमों के अवहेलना करते हुए यहाँ पर दुकान को खोला, इसी बात का विरोध है। और अब जो है गलतागेट रामगंज थाना की पुलिस मौके पर है। लगातार आदिवासी महिला संघ जो है उन्होंने भी रामगंज थाने में ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि उनका कहना है कि आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, काफी बहुल बस्ती है, तो ऐसे में दुकान को किसी भी सूरत में खोलने नहीं देंगे। आरोप यही है कि आबकारी विभाग ने नियमों को ताक में रख करके इन दुकान को यहाँ पे खोला है और मंदिर और स्कूल के आसपास किसी भी सूरत में शराब की दुकान को खोलने नहीं देंगे। जी, नियमों को ताक पर रखने के पीछे कोई वजह भी होगी विष्णु, कोई कारण भी होगा क्या? राजस्व इसी तरह से भरा जा रहा है क्या? जेबें भरी जा रही हैं, राजस्व भरा जा रहा है, क्या हो रहा है? आपने आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? देखिए, आज चूंकि छुट्टी का दिन है तो ऐसे में किसी ने ना तो कोई फोन उठाया है और हमने कोशिश की थी बात करने की इसी में, लेकिन अब सब कुछ जो विरोध होता है वो पुलिस के सामने होता है, पुलिस ही जनता के सामने होती है। पुलिस का भी इस पूरे मामले में कहना होता है कि मामला आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ है, ऐसे में हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कर रहे हैं लोग वहां पर? जी, आश्वासन मिला इन लोगों को किसी तरह का, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ? देखिए, आश्वासन किसी भी तरह का नहीं मिला है। हालांकि पुलिस चूंकि मौके पे होती है तो पुलिस की ड्यूटी होती है कि भाई किसी तरह से पूरे मामले को शांत किया जाए, विरोध प्रदर्शन को शांत किया जाए, लेकिन लोग जो हैं मानने को तैयार नहीं। उनकी मांग एक ही है कि कैसे भी करके हमको आश्वासन यही थी कि शराब की दुकान यहाँ पर नहीं खुलेगी।
और इसके चलते जो विरोध है वो लगातार जारी है। जी, सूरजपुर बाजार में शराब की दुकान खोलने पर लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दुकान के बाहर जमा हो गए हैं, कह रहे हैं स्कूल भी है, मंदिर भी है, फिर भी दुकान नियमों को ताक पर रखकर खोल दी गई। खबर जयपुर से है। जयपुर में एक नाले में एक युवक गिर गया। सीसकी में नाले में एक युवक गिर गया। करीब 20 से 25 फीट गहरा ये नाला बताया जा रहा है जिसमें युवक गिरा है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दे दी है। रेस्क्यू टीम ने युवक को नाले से बाहर निकाल लिया है। युवक को अस्पताल में अब भर्ती करवाया गया है। विष्णु जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर। विष्णु, युवक की हालत कैसी? देखिए, युवक की हालत जो अब खतरे से बाहर है। वो एसएमएस हॉस्पिटल में था, उपचार के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां से उसको छुट्टी दे दी गई है। करीब व्यक्ति की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है, जिसका नाम गुरुशरण सिंह है, जो कि हटवाड़ा रोड का रहने वाला है। आज सुबह करीब 5-6 बजे के आसपास ये व्यक्ति सिविलाइज्ड इलाके में नाले में, जो कि करीब 20-25 फीट गहरा था, वहां पर गिर गया। करीब जब उजाला हुआ, लोगों ने जब उसको देखा तब अचेत पड़ा देख करके पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अशोकनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चूंकि गहराई काफी थी, ऐसे में सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया। रस्सों की सहायता से सिविल डिफेंस के रेस्क्यू टीम नीचे उतरी। उसके बाद में व्यक्ति को रेस्क्यू करके ऊपर लाया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। हालांकि पुलिस का कहना है कि नशे में होने की वजह से यह व्यक्ति संभवतः नाले में गिरा है। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर के फतेहगढ़ से बड़ी खबर है। सरकारी नलकूप के पास अधजली अवस्था में लाश मिली है। अल सुबह 4 बजे फतेहगढ़ कस्बे के पास ये लाश मिली। ग्रामीणों ने लाश को देखकर पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर सांगड थानाधिकारी सुमेर सिंह मौके पर पहुंचे। लाश की शिनाख्त के प्रयास अब किए जा रहे हैं। फतेहगढ़ से कुछ दूरी पर बाड़मेर जैसलमेर रोड का ये पूरा मामला है। थानाधिकारी सुमेर सिंह ने बताया कि शव के हाथ और गले के पास जलने जैसे घाव हैं। वहीं शव के आसपास केवल एक चप्पल मिली है। कपड़ों से नहीं कोई पहचान पत्र भी नहीं मिल पाया है। मौके पर पुलिस मौजूद है, मौका मुआयना कर रही है। जैसलमेर से बड़ी खबर, यहां ट्रक ने बाइक सवार सेना के जवान को कुचल दिया। जवान की मौके पर ही मौत हो गई। तेज गति से चलते हुए ट्रक ने जवान को कुचलता हुआ, रौंदता हुआ ये ट्रक निकल गया। जोधपुर रामगढ़ बाईपास के निजी होटल कॉम्प्लेक्स की यह घटना है। मृतक जवान सुशील उत्तराखंड का निवासी है। ट्रक ड्राइवर मौके से इसके बाद फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। श्रीकांत, मामला क्या पूरा? आपको बता दूं कि ट्रक चालक की लापरवाही के चलते एक सेना के जवान की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक सवार और सेना के जवान को कुचला और जवान की वहीं पर जो है मौके पर मौत हो गई। जोधपुर रामगढ़ बाईपास रोड के पास बने निजी होटल कॉम्प्लेक्स के पास की घटना बताई जा रही है। इस हाईवे से वो ट्रक जो है अति गति से निकल रहा था। जानकारी के अनुसार सेना में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत है। आर्मी कैंट हेडक्वार्टर में ये व्यक्ति मृतक, जिसका नाम जवान सुशील दत्त और पिता का नाम रमेश चंद्र आर्मी बताया जा रहा है। लेकिन जो है इसको लेकर अब पुलिस और सेना के अधिकारी मौके पर है। ट्रक ड्राइवर की जो है उसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जब एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक छोड़ मौके से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला और बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि तेज गति से चल रहे ट्रकों को रोकने वाला कोई नहीं है। आरटीओ वो हर जगह चालान की बात करता है, लेकिन ऐसे गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगा। तो पुलिस तेज गति के चालान काट रही है। हाईवे रोड है, कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। बचपन से क्रिकेट में ही लगता था दिल। कभी बल्ला तो कभी गेंद से किया कमाल। पाक के खिलाफ मैच में जीता देश का दिल। टीम इंडिया का स्टार हार्दिक पांड्या। देखिए व्यक्ति विशेष में आज रात 8 बजे।
गहलोत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। बता दें, मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद सीएम अशोक गहलोत की यह पहली शिष्टाचार मुलाकात है। इसके बाद सीएम गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राजस्थान के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल होने वाली कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में भाग लेने पोखरण से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। डूंगरपुर जिले से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रवाना हुए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा ने कार्यकर्ताओं की बस को रवाना किया। झालावाड़ नगर परिषद सभापति प्रदीप सिंह राजावत ने अपना पदभार संभालने के 1 महीने के बाद मीडिया कर्मियों से चाय पर चर्चा की। बाड़मेर के धोरीमन्ना में युवक पर बेरहमी से हाथ पैर बांधकर लात घूंसी और डंडों से मारपीट हुई। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल है। बांसवाड़ा में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। फिल्मी अंदाज में युवक प्रेमिका के घर के बाहर पहुंचा और परिवार को उल्हाना देते हुए सभी के सामने जहर पी लिया। भीलवाड़ा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को घर के बाहर धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में सिर कलम की धमकी थी। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जोधपुर में एसीबी ने 5000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। खसरा की तरमीम सही करने की एवज में पटवारी ने रिश्वत मांगी थी। अजमेर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम ने रेलवे स्टेशन पर निगरानी के दौरान मुजफ्फरपुर से बाल श्रम के लिए लाए गए 8 बच्चों को निगरानी में लेते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के भरोड़ी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दलित छात्राओं द्वारा खाना परोसने पर स्कूल का कुक नाराज हो गया और अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने कुक को गिरफ्तार किया। उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुरा में आक्रोशित स्कूली छात्रों ने तालाबंदी की। छात्र लंबे समय से अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। अलवर के जेल चौराहा स्थित सार्वजनिक प्रचंड महादेव मंदिर का पुजारी राजकुमार शर्मा 3 दिन से लापता है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। डूंगरपुर के रत्नावाड़ा गांव में एक बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। डूंगरपुर के बारों का शेर गांव में एक युवक का शव एनीकट में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। गहलोत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। बता दें, मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद सीएम अशोक गहलोत की यह पहली शिष्टाचार मुलाकात है। इसके बाद सीएम गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राजस्थान के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल होने वाली कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में भाग लेने पोखरण से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। डूंगरपुर जिले से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रवाना हुए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा ने कार्यकर्ताओं की बस को रवाना किया। झालावाड़ नगर परिषद सभापति प्रदीप सिंह राजावत ने अपना पदभार संभालने के 1 महीने के बाद मीडिया कर्मियों से चाय पर चर्चा की। बाड़मेर के धोरीमन्ना में युवक पर बेरहमी से हाथ पैर बांधकर लात घूंसी और डंडों से मारपीट हुई। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल है। बांसवाड़ा में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। फिल्मी अंदाज में युवक प्रेमिका के घर के बाहर पहुंचा और परिवार को उल्हाना देते हुए सभी के सामने जहर पी लिया। भीलवाड़ा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को घर के बाहर धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में सिर कलम की धमकी थी। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जोधपुर में एसीबी ने 5000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। खसरा की तरमीम सही करने की एवज में पटवारी ने रिश्वत मांगी थी। अजमेर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम ने रेलवे स्टेशन पर निगरानी के दौरान मुजफ्फरपुर से बाल श्रम के लिए लाए गए 8 बच्चों को निगरानी में लेते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के भरोड़ी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दलित छात्राओं द्वारा खाना परोसने पर स्कूल का कुक नाराज हो गया और अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने कुक को गिरफ्तार किया। उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुरा में आक्रोशित स्कूली छात्रों ने तालाबंदी की। छात्र लंबे समय से अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं।
अलवर के जेल चौराहा स्थित सार्वजनिक प्रचंड महादेव मंदिर का पुजारी राजकुमार शर्मा 3 दिन से लापता है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। डूंगरपुर के रत्नावाड़ा गांव में एक बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। डूंगरपुर के बारों का शेर गांव में एक युवक का शव एनीकट में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। दूदू थाना पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट की गाड़ी, एंड्रॉइड मोबाइल और 15,000 रुपए बरामद हुए। जैसलमेर में वन्यजीव विभाग ने बचपन से क्रिकेट में ही लगता था दिल, कभी बल्ला तो कभी गेंद से किया कमाल। पाक के खिलाफ मैच में जीता देश का दिल। टीम इंडिया का स्टार हार्दिक पांड्या। देखिए व्यक्ति विशेष में आज रात 8 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा लिए चलते हैं दिल्ली। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। राहुल जी, मैं वो माहौल आज देख रहा हूं, इसके अपने मायने हैं। पूरे देश के जो हालात हैं वो इतना चिंताजनक है, कोई सोच नहीं सकता। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। मोदी जी जब 14 में कैंपेन करते थे देश के अंदर, काला धन लेके आऊंगा, महंगाई कम करूंगा, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार दूंगा, और क्या नहीं बोलते थे। अगर उनका भाषण सुन ले वापस जनता तो हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और तमाम बातें भूल गए। हमारी सरकार के वक्त में जो आंदोलन करवाए गए थे दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे जी से भी, यही केजरीवाल जी आज जो राजनीति कर रहे हैं वो भी हदें पार कर रहे हैं असत्य बोलने की। किस प्रकार देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो आप सोच सकते हैं वो षड्यंत्र था हमारे खिलाफ में। शानदार काम हो रहा था यूपी गवर्नमेंट में। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह से मिलकर के वो काम किया, कानून बना के अधिकार दे दिया, नरेगा का, रोजगार का अधिकार दे दिया महात्मा गांधी के नाम से। उन्होंने किस प्रकार से 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दे दिया, अधिकार देके कानून बना के पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू एजुकेशन दे दिया, आरटीआई दे दिया, और एक माहौल ऐसा बनाया गया। जो लड़ाई हम लड़ रहे थे आरटीआई के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट के स्कैंडल, वो CNAG साहब कहाँ चले गए, अब गायब हो गए। 1,76,000 करोड़ के घोटाले हो गए। ये षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसमें वो कामयाब हो गए, पर सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। अब जो महंगाई की मार है देशवासियों पर, कमर तोड़ चुकी है देशवासियों की। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया आपको, बेरोजगारी की तो हाहाकार मर गया लोगों में। जो रईसी नौकरी है वो भी जा रही है, और ये सरकार इतनी झूठ आधारित है। मुझे याद है 2019 के अंदर NSSO ने जो संगठन है भारत सरकार का, उसने आंकड़े निकालने का प्रयास किया सच्चाई का, बेरोजगारी का। मोदी सरकार ने रुकवा दिया। उस NSSO के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, मेंबर को इस्तीफा देना पड़ा। पूरे देश के तमाम अखबारों ने संपादकीय लिखा इसके ऊपर। पहली बार आजादी के बाद में आंकड़े रोके गए हैं। और आप देखिए जैसे परिणाम आए मोदी जी के पक्ष में और तमाम आंकड़े जारी कर दिए, कितना भयंकर महंगाई की मार पड़ी है।
बेरोजगारी की मार पड़ी है। तो मैं कहना चाहूँगा, आप सब राहुल जी को सुनेंगे, इस सरकार की करने में अंतर है। ये सरकार मुकुटा पहने हुए लोकतंत्र का, इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। ये फाशिस्टी लोग हैं, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को। लोग चिंतित है, बोल नहीं पा रहे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, आतंक मचा रखा है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। अब ये आप लोग खड़े हैं यहाँ पर, पूरे देश के अंदर ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गिरफ्तारियां हुई थी यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट की और तमाम नेताओं की, तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार लोग सड़कों पे आए हैं, शाम तक सरकार की हालत खराब हो गई। और आज आपकी रैली देख के शाम को इस सरकार के नेताओं को पसीना आएगा, ये मैं कह सकता हूं आप लोगों को। हालात बड़े गंभीर हैं, राज्यों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। एक्साइज मिलती थी पहले, राज्यों को हिस्सा मिलता था पेट्रोल में, डीजल में, गैस में, वो हिस्सा बंद कर दिया एक प्रकार से, मामूली कर दिया गया। पूरा का पूरा एक्साइज 16 लाख करोड़ के आसपास हुआ होगा, अधिक हुआ होगा। पूरा खजाना भर रहे हैं केंद्र सरकार, वो इनका वित्तीय प्रबंधन है। इसलिए आपसे मैं आह्वान करना चाहूँगा, ये तो शुरुआत है आपकी, आगे लड़ाई लंबी है आपकी। राहुल गांधी जी यात्रा में निकल रहे हैं, ऐतिहासिक यात्रा होगी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, 3500 किलोमीटर आप सोच सकते हो। पूरे देश के अंदर एक जलजिला पैदा होगा। आप लोग भी अपने में जिले में, ब्लॉक में जहाँ संभव हो वहाँ पदयात्रा कीजिए। प्रोग्राम दिया हुआ है AICC का, वेणुगोपाल जी का पहले से दिया हुआ है। राहुल गांधी के एकजुटता दिखाने के लिए हमें लगातार जिलों में, ब्लॉक में कोई न कोई प्रोग्राम करने हैं। यात्रा एक रूट से चलेगी, एक मैसेज जाएगा, भारत जोड़ो की जरूरत क्या पड़ी है यात्रा की। नाम भारत जोड़ो क्यों दिया गया? इसलिए आज नफरत का माहौल है, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक ओपिनियन निकल रही है कि आप देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम करो और मैं इनका बर्दाश्त नहीं करूंगा। माहौल बहुत खतरनाक है देश के अंदर। इस प्रकार के हालात में हम जी रहे हैं, देश चल रहा है, लोग चिंतित है। इसलिए मैं अपनी बात लंबी नहीं कहता हुआ यही कहना चाहूँगा, 70 साल में कांग्रेस ने देश को यहाँ तक पहुँचाया है। अगर दुनिया में आज सम्मान है देश का, इसलिए है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर आज तक जिस प्रकार इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव जी हो, सोनिया गांधी जी आई जब बन करके अध्यक्ष कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन जी आए, जो आज जो सफर तय किया है उसके कारण से आज देश एक रहा, अखंड रहा है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर देश को एकजुट रखा, एक व अखंड रखा। ये कैसे भूल जाते हैं हम लोग। राजीव गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए, लंबा इतिहास है। पर हमारे नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। नरेंद्र मोदी जी गांधी परिवार की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं, तो पूछो इस परिवार का एक भी मेंबर पिछले 30 साल में ना प्राइम मिनिस्टर बना, ना केंद्रीय मंत्री बना, ना कोई पद लिया हो। अगर संगठन में उनकी भागीदारी है, पूरा देश चाहता है, पूरे देश के कांग्रेसियन चाहते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं आपको। इससे समझ जाइएगा कि इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, आपसे भी ज्यादा है। चुनाव जीतना एक बात है, प्रधानमंत्री एक बात है बनना, पर जो रेस्पेक्ट कमांड करती सोनिया गांधी, इनका परिवार देश में हाईएस्ट है, उससे आपको तकलीफ क्या होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आपको लड़ाई में पूरी भागीदार बनना है, मजबूती के साथ में। अंतिम विजय सत्य की होगी और सत्य आपके पक्ष में है। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली कर रही है, जिसमें देश भर से हजारों कार्यकर्ताओं को जुटाया गया। न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत से बातचीत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई से देशवासियों में रोष व्याप्त है, जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को उठाना पड़ेगा। साथ ही डोटासरा ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने वरिष्ठ नेता को शर्म आनी चाहिए। क्या वो श्रीलंका जैसे हाल भारत में पैदा करना चाहते हैं? राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। डोटासरा जी, महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी देशव्यापी रैली कर रही है, लाखों की तादाद जुटाई गई है। राजस्थान से कितनी संख्या आप लोगों ने जुटाई है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, 8 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। महंगाई कम करने का वादा करके ये लोग सत्ता में आए थे। दूसरी बार सेना के शौर्य के पीछे चुप करके सत्ता में आ गए, लेकिन महंगाई के ऊपर इनका ध्यान नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल, आटा, पनीर, प्लास्टिक, लोहा, सीरिया, जो चीज आप देखो वो सारी की सारी महंगी है। आम आदमी का जीना दूभर हो गया, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन मोदी सरकार के कान में जू नहीं रह रही है। हम लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में जयपुर में राष्ट्रीय रैली करी थी, इनके कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम 1 लाख की संख्या के लगभग राजस्थान से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, और आज जो संदेश राहुल जी देंगे महंगाई के ऊपर, उस मोदी सरकार को मानना पड़ेगा। अगर वो महंगाई कम नहीं करेंगे तो 2024 से उनको सत्ता से हटना पड़ेगा। जनता में उनके प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। डोटासरा जी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज जयपुर में हैं। उनका कहना है कि न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका से लेकर ब्रिटेन में महंगाई बढ़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था कि भारत को अब तक बचाया गया है। वो तो ये बात कह रहे हैं। कहाँ से बचाया? क्या बचाया? श्रीलंका के हाल है वो भारत के हाल बनाने जा रहे हैं क्या? कि भाई श्रीलंका वाले हाल प्रधानमंत्री जब तक नहीं कर दें तब तक मोदी जी यहाँ देश में रहेंगे। ये शर्मनाक बयान है उनका, ये बेतुका बयान है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अगर सीनियर पॉलिटिशियन बीजेपी के की ये मानसिकता है तो आप समझ सकते हो कि मोदी सरकार के एजेंडे में महंगाई कम करना या बेरोजगारों को रोजगार देना नहीं है। उनको केवल जनता को गुमराह करना, प्रताड़ित करना और अपनी जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बल के ऊपर सत्ता पे काबिज रहना। आज कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर पूरी मजबूती दिखाना चाह रही है, बड़ी तादाद आपने जुटाई, किस प्रकार का मैसेज जनता के बीच? कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है, घर घर में है। कांग्रेस का डीएनए और देश के लोगों का डीएनए एक है। कांग्रेस हमेशा जनता की समस्याओं का उठाती रही है और जब जब सत्ता में रही है तो जनता के लिए विभिन्न कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो लॉन्च की गई है। आज मोदी सरकार न तो एक ऐसी कोई जनता के कल्याण की योजनाएं ला सकी है और न महंगाई कम कर सकी है। केवल धार्मिक उन्माद फैलाना, सत्ता का दुरुपयोग करना उनकी आदत हो गई है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा न्यूज 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर अब कहीं ना कहीं देश की जनता में रोष व्याप्त है और जिसका खामियाजा देश की मोदी सरकार को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब भी महंगाई और नियंत्रण नहीं किया गया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, तो जनता अब इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, जिसकी तैयारी आज रामलीला मैदान से कांग्रेस पार्टी देशवासियों के बीच करेगी। क्योंकि यह मैसेज देशवासियों के बीच दिया जाएगा कि जो जनता से, जनता के हितों से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर देश की सरकार का ध्यान नहीं है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र उपाय है, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का न्यूज 18 से खास बातचीत में कहना है। कैमरा पर्सन मनमोहन नेगी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।